हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले। आज हम ये समझने वाले हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो के एंड तक। आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने बनाया है इसको समझाने का बिल्कुल बेस्ट तरीका। अगर आपको वीडियो के एंड तक डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझ में आ जाए तो आप वीडियो पर कॉमेंट करके ज़रूर बताना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है, और इस टेक्निक को समझने के लिए, इसकी ज़रूरत को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रिकर्जन में। तो पहले रिकर्जन पे बात करते हैं। अब रिकर्जन के लिए आपने रिकर्जन में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन किया होगा, फिबोनाची सीक्वेंस। ये क्या होता है ये आपको ही पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 0 और 1 दो फिक्स नंबर होते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में, और आगे के नंबर बनाने का रूल ये है कि हमें प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करके हमारा आगे वाला नंबर आता है। तो 0 एंड 1, तो 0 + 1 तो आगे आके आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, और ये नंबर ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो आपने रिकर्जन में इसको ज़रूर सीखा होगा। मैं इसका कोड लिख के आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये हमारा फिबोनाची नंबर का फंक्शन हो गया, और ये हमें निकालना है कि हमें इस नंबर तक अपने फिबोनाची नंबर को प्रिंट करवाना है, या प्रिंट नहीं करवाना, हमें इस नंबर पे रिटर्न करना है कौन सा फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में सबसे पहले हम लिखते हैं बेस कंडीशन को। तो इफ़ n = 0 और n = 1, क्योंकि बेस कंडीशन क्या थी, बेस कंडीशन वो होती है जो हमारे पास पहले से होता है। तो पहले से हमारे पास 0 एंड 1 थे, तब हमने आगे की सीक्वेंस निकाली है। तो 0 या 1 होंगे तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे n को ही। अगर 0 आता है तो 0 रिटर्न कर देंगे, 1 आता है तो 1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0th नंबर पे क्या है, 0th नंबर पे 1 0 ही पड़ा हुआ है, और फर्स्ट नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 1 ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम n को रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे इंट आंसर, कि हमारा आंसर क्या है नेक्स्ट सीक्वेंस का। जैसे इस सीक्वेंस का आंसर क्या होगा, हम इसे कहेंगे कि फिबोनाची कॉल करके ले आए n-1 के लिए जो होगा, मतलब इसके एक पीछे वाले के लिए और इसके दो पीछे वाले के लिए। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। आपको ये रिकर्जन समझ में आई? तो यहाँ पे हम फटाफट समझते हैं क्या हो रहा है। n = 0, n = 1, तो हमने रिटर्न कर दिया n। अब यहाँ पे फिबोनाची को बोला कि अब हमें इस वाले सीक्वेंस के लिए चाहिए, तो इसने क्या बोला, इसने कहा मुझे इसका आंसर दे दो और इसका आंसर दे दो, और दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने दोबारा से फंक्शन कॉल करी इसके लिए कि n-1 के लिए खोज के लाएगा, ये वाला जो फंक्शन है वो n-2 के लिए खोज के लाएगा, और दोनों को हमने क्या किया, ऐड करने पे हमारे करंट वाला पोजीशन का आंसर हमें मिल गया, और उसको हमने वहाँ से रिटर्न करवा दिया। एक बार इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं फॉर n = 4 के लिए। ठीक है, n = 4 के लिए कैसे काम करेगा, सबसे पहले 4 किसको कॉल करेगा, 4 कॉल करेगा 4 - 1 3 को, और किसको कॉल करेगा 4 - 2 2 को, फिर 3 किसको कॉल करेगा 3 - 1 2 को, और 3 - 2 1 को। ठीक है, और फिर 2 किसको कॉल करेगा, 2 करेगा 2 - 1 1 को, और 2 - 2 0 को। ठीक है, ऐसे ही कॉलिंग जाएगी। 2 किसको कॉल करेगा वापस से 1 को और 0 को। आपको ही समझ में आ रहा है रिकर्सिव ट्री कैसे बन रही है? ठीक है, तो ये हमारी रिकर्सिव ट्री बन गई। तो 1 पे जैसे ही आएगा तो 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा 1, 0 रिटर्न कर देगा 0। अब दोनों को ऐड करके क्या आ गया 1। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या मिला, सेकंड पोजीशन पे हमें 1 मिला। ऐसे ही 1 1 रिटर्न कर देगा, 1 1 रिटर्न करेगा, 0 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 1 + 0 हमें क्या मिला, सेकंड पोजीशन पे 1 मिला। थर्ड पोजीशन पे क्या मिला, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 मिला। और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इससे ये 2 देगा और ये 1 देगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या मिल गया हमें 3, और देखो फोर्थ पोजीशन पे 3 ही है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। आपको रिकर्जन पहले से आता हो तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे ये है रिकर्सिव, मैंने रिकर्सिव ट्री इतनी जल्दी कैसे बनाया, आप देखो जैसे 5 के लिए बनाना है तो 5 के लिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे 5 होगा, तो ये किसके लिए कॉल करेगा, इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि ना 0 है ना 1 है। 0 1 आएगा तब हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉल किसके लिए करेगा, 5 - 1 4, 5 - 2 3 के लिए। तो 4 के लिए कॉल करेगा और 3 के लिए कॉल करेगा। चलो पहले देखते हैं 4 के लिए कॉल होगी। ठीक है, तो 4 किसको कॉल करेगा, 3 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, अब 3 पे कॉल होगी, 3 किसके लिए कॉल करेगा, 2 के लिए और 1 के लिए, क्योंकि एक कम और दो कम। फिर 2 किसके लिए कॉल करेगा,
1 के लिए और 0 के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से वैल्यूज़ रिटर्न होते होते आएंगी। देन ये भी, अब ये भी उसके बाद कॉल होंगे, ये भी 1 के लिए और ये 0 के लिए, ये 2 के लिए और ये 1 के लिए, ये 1 के लिए और ये 0 के लिए। 1 और 0 हमारी बेस कंडीशन है, हमारा जो रिकर्जन है वो बेस स्टेप पर ही आके रुकेगा, बेस कंडीशन पर ही आके रुकेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो आप क्या निकली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली 2 की पावर n। 2 की पावर n क्यों हुआ? क्योंकि इस ट्री का हर नोड 2 नोड्स में टूट रहा है। जैसे ये 5 है, 5 4 और 3 में, 4 3 और 2 में, 3 2 और 1 में, ठीक है। तो हर किसी के पास 2 नोड्स हैं और ऐसे कितने लेवल है? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, n लेवल है, ठीक है। तो n लेवल्स हैं और ये n क्या है? n है नंबर ऑफ, जैसे ये 1 2 0 1 2 3 4 5 है, इसको हम n बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 5 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हर एक नोड पर आप देखोगे तो 2 नोड्स में टूट रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 की पावर n। और ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 की पावर 10 होता है 1024 एंड 2 की पावर 20, 2 की पावर 40, 2 की पावर 60, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर n की वैल्यू 60 हो गई तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा। और एक और बात नोटिस करो आप, यहाँ पे 4 है, 4 की कॉल हुई 3 और 2 में, ठीक है। 3 की कॉल हुई 2 और 1 में। तो आप ये चीज़ देखो एक बार, 3 2 में भी गया और 1 में भी गया, और यहाँ पे भी 3 2 में भी गया, 1 में भी गया, है ना। 3 की कॉल्स कितनी बार हुई है? 3 की कॉल्स 2 बार हुई है, जबकि एक बार में काम हो सकता था। जब हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको? अब जैसे 2 है, 2 की कॉल्स कितनी बार हुई है? एक बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है। अभी तो सिर्फ हमने 5 लिया है, अगर कोई बड़ा नंबर ले लेते तो 100 टाइम्स 50 टाइम्स भी कॉल होती, मतलब रिडंडेंटली कॉल हो रही है। इसमें बार बार रिडंडेंसी आ रही है, बार बार रिपीटिशन हो रही है, और रिपीटिशन को अवॉइड करने को ही हम बोलते हैं कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बहुत सीधा मतलब है कि हमें अपने रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, जिससे कि वो फास्ट प्रोसेस हो पाए, इसलिए हम डीपी का यूज़ करते हैं। आपको समझ में आ गया हम डीपी का यूज़ क्यों करते हैं? अब आप बताओ कि ये 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अगर बन जाए बिग O ऑफ n की, बिग O ऑफ n में बदल जाए तो ये बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे बदलेगा? ये बदलेगा डीपी से। तो एक बार डीपी से भी करके देख लेते हैं कि क्या फ़र्क आता है दोनों में। ये फिबोनाची है गाइस, और रिकर्जन से हम कर चुके और डीपी से हम करते हैं, ठीक है। तो डीपी से कैसे करेंगे? अभी आप डीपी भूल जाओ कि डीपी लगा रहे हैं, बस बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगा रहे हैं। ये मान लो 5 है हमारा, इसने 4 को कॉल करी और इसने 3 को कॉल करी, फिर इसने 4 ने 3 को कॉल किया और 2 को कॉल किया, ठीक है। 3 ने किसको कॉल किया? 2 को किया और 1 को किया। 2 ने किसको किया? 1 को किया और 0 को किया। तो हम क्या करेंगे? हम एक n साइज़ की एरे बना लेंगे, ठीक है। n+1 साइज़ की बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको n तक स्टोर करना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 0 पे तो हमें पता है कि क्या स्टोर होगा, है ना। 0 पे तो 0 ही स्टोर होगा और 1 पे तो 1 ही स्टोर होगा, ये हमें पता है। तो हमने 0 और 1 स्टोर कर लिया, क्योंकि ये तो हमारी बेस कंडीशन है ना। अब देखो, अब यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, तो 2 के पास क्या वैल्यू आई? 2 के पास वैल्यू आई 1 + 0 1। तो हम 2 पे जाकर 1 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो, इसके पास वैल्यू 1 आई है, अब इसने 1 पास करी और इसने 1 पास करी, ये 1 है तो 1 ही पास करेगा, 1 के पास क्या है? 1 है, तो 1 + 1 2। अब 3 के पास क्या वैल्यू आ गई? 2। तो इसके अंदर नहीं है तो हम इसके अंदर 2 को डाल देंगे कि 3 ने कैलकुलेट कर लिया 2। अब आप देखो, इसके पास 2 वैल्यू गई, और ये जो 2 पे कौन सी वैल्यू? 2 पे वैल्यू है 1 1, और इसने दिया यहाँ से 2 2 + 1 कितना हो गया? 3। इसके पास 3 वैल्यू गई 4 के पास, ठीक है। तो 4 पे हमने जाके स्टोर कर लिया 3, ठीक है। अब ये 3 रिटर्न करेगा यहाँ से, और ये क्या रिटर्न करेगा? अब आप देखो, ये 3 के पास क्या वैल्यू? 3 के पास वैल्यू है 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा, तो 2 + 3 5 आ गया, तो यहाँ पे हमने 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो एट लास्ट हमारी वैल्यू क्या निकल गई? एट लास्ट हमारी ये वैल्यू निकल गई कि 5 आ गया, ठीक है। तो आप ये देखो कि हमें ट्री को ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने हर एक को सिर्फ एक बार ही कॉल किया है, नहीं तो यहाँ पे भी ट्री एक्सपेंड होता है। ये पूरी ट्री 3 2 1 1 0 ये पूरी इधर भी एक्सपेंड होती। अब इसको अगर आप बड़े एग्जाम्पल के लिए करके देखोगे तो ये और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अगर आप 7 या 8 के लिए करके देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू स्टोर है हम इनको जाकर यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो जो हमारा कोड था फिबोनाची वाला, इंट n हमारा पैरामीटर, और हमने यहाँ पे एक बेस कंडीशन लिखी थी, इफ़
n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास डीपी एरे है, यहाँ पे हमने रिटर्न करेंगे हम n को, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने डीपी एरे में से पूछ लेंगे, डीपी में से, ये डीपी बस एरे का नाम है, ठीक है। हमने इस एरे का नाम रखा है डीपी, ठीक है। तो डीपी ऑफ n पे अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ n को, ठीक है। और एट लास्ट क्या करेंगे, अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। इस एरे को हम क्लास का वेरिएबल बना लेंगे ताकि हमें इसको इसके अंदर कॉल ना करनी पड़े एज अ पैरामीटर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया। आंसर क्या करेंगे, स्टोर करवा लेंगे, डीपी ऑफ n इक्वल टू आंसर, और यहीं से इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टोरेज भी प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पे हम उसको लगातार स्टोर करते जा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। तो बस ये दो स्टेप्स आने से, ये बस दो, एक स्टोरेज वाला और एक आस्क वाला, हम यहाँ पे जहाँ पूछते हैं, ये दो स्टेप आने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है 2 की पावर n से बिग O ऑफ n हो गई है, क्योंकि हम हर नोड को सिर्फ एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। तो इसको ही गाइज डीपी बोलते हैं, और ये जो हमने तरीका लगाया इसको बोलते हैं मेमोइजेशन। इसको हमने मेमोइज कर दिया, मतलब स्टोरेज प्रोवाइड कर दी। जैसे हम अपने गूगल अकाउंट पे लॉगिन करते हैं तो वो बार बार हमसे जीमेल या पासवर्ड नहीं मांगता ना, वो क्या करता है, वो कैश में डेटा को स्टोर कर लेता है, और या फिर साइट की डेटा को, या जब भी हम लीड कोड खोलते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी आईडी से खुल जाता है, क्योंकि वो कैश में डेटा स्टोर है। अगर आप कैश में जाकर डेटा को रिमूव कर देंगे तो वो आपसे वापस आईडी मांगेगा। तो यहाँ पे भी डीपी का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी वो स्टोरेज का यूज़ कर रहा है और बार बार कॉल्स होने से अपने आप को बचा रहा है, और आपके जो लीड कोड है वो बहुत जल्दी खुल जाता है। इसलिए कंपनीज़ के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपके ओए में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से एक डीपी का ज़रूर होगा। अगर आपके ओए में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसमें से भी एक डीपी का ज़रूर होगा। आप डीपी को किए बिना ओए को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए डीपी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसका हर एक वेरिएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें सारे वेरिएशंस के तरीके एटलीस्ट आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वेरिएशन नहीं पता होगा तो आप उसके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो आप प्रॉब्लम में बस घूमते रह जाएंगे उसका सोल्यूशन खोजने में। आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी है डीपीए क्वेश्चन में, और आपको खोजना है कि ये कौन से वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई क्वेश्चन डीपी का है या नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है सब प्रॉब्लम का, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। हर रिकर्जन का क्वेश्चन जो होता है वो डीपी का नहीं होता, जहाँ पे सब प्रॉब्लम्स आती है। अब ये सब प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, 3 2 1 1 0, यहाँ पे एक बार कॉल हो चुका है। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है यार, 3 हमने एक बार कॉल कर लिया, अब 3 के लिए दोबारा कॉलिंग मांग रही है यहाँ पे, है ना। तो ये होता है कि हम सब प्रॉब्लम को हमने एक बार तो सॉल्व कर दिया, अब ये बार बार ओवरलैप कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे डीपी का यूज़ करेंगे। हमको तुरंत समझना है कि डीपी का यूज़ करेंगे। और एक और बात कि डीपी में आपके पास चॉइसेस मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे 5 4 3, 4 के पास चॉइस है 3 या 2, 3 के पास चॉइस है 2 1, है ना। ऐसे करके आपको चॉइस मिलता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि डीपी है क्या, डीपी को क्यों यूज़ करना है, वाई डीपी, व्हाट इज़ डीपी। अब हम पढ़ते हैं कि वेज टू डू डीपी, क्या क्या तरीके हैं डीपी को इम्प्लीमेंट करने के। डीपी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो डीपी है उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके होते हैं। एक होता है मेमोइजेशन, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले रिकर्जन आता है, रिकर्जन, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो है टेबुलेशन। अभी हम नाम जान रहे हैं इनके। ये इसको जो बोलते हैं, इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं ये भी आपको बताता हूँ अभी। टॉप डाउन अप्रोच, इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब इनमें से कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा आपको करना है, वो भी बताता हूँ। देखो, आपको टाइम के साथ तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा पसंद आएगी, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। इसका रीज़न ये है कि आपको रिकर्जन पहले से ही आता है, ठीक है। बस आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स पहचाननी है, और ये पहचानना है कि डीपी का क्वेश्चन है, आप रिकर्जन करेंगे। और मेमोराइजेशन के फिक्स स्टेप होते हैं, बिल्कुल फिक्स स्टेप होते हैं इसको करने के, और ये आप बहुत ईजिली कर देंगे विद इन 1 मिनट। आप 1 मिनट से भी कम टाइम में रिकर्जन कर देंगे, ठीक है, मतलब मेमोराइजेशन कर देंगे। इसलिए आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये जो टेबुलेशन वाला तरीका है ये भी ठीक है, पर ये तरीका आता इसी से है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आप इस तरीके को भी आराम से इंप्लीमेंट कर लेंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ये जो मेमोराइजेशन होता है ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये हमें स्टोर कर लेता है हमारे आंसर को क्या करता है ना, स्टोर कर लेता है।
और आंसर एक बार स्टोर हो गया कहीं पे एरे में या कहीं भी, तो हम उसको क्या करते हैं, हम अगर दोबारा वो सब प्रॉब्लम आती है तो हम उसको वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं उस आंसर को और यूज़ कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ कॉलिंग रिकर्जन अगेन एंड अगेन। हम रिकर्जन को बार बार कॉल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम अपना आंसर यहाँ से लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। बस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेमोराइज करना अपने रिकर्जन को। हमने अभी क्या देखा फिबोनाची सीक्वेंस के लिए, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। हमने पहले उसका रिकर्सिव कोड लिखा और फिर एक एरे बनाकर उसको मेमोराइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन और यहाँ पर देखते हैं आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन में क्या होता है, बेस केस फाइंड करेंगे इसके अंदर, बेस केस, और बेस केस फाइंड करने के बाद बेस केस से शुरू होकर हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। इसके अंदर टेबल ज़रूर बनती है। टेबुलेशन करने का एक फ़ायदा है कि इसमें आपका कभी भी स्टैक ओवरफ्लो नहीं आता, स्टैक ओवरफ्लो नहीं आता। इसके अंदर काफ़ी केसेस में आ जाता है बट बहुत कम 2 से 5% ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि स्टैक ओवरफ्लो आएगा। बाकी आपके मोस्टली क्वेश्चन रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन सॉल्व हो जाते हैं। कौन सा वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बेस्ट है मैं आपको ये भी बताऊँगा। अब पहले टेबुलेशन से समझते हैं फिबोनाची सीक्वेंस को। क्या होती है, 0 होता है 1 होता है। अब सम करते हुए चलेंगे 1 2 3 5, 5 + 3 8 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले तो एक एरे बना लेंगे क्योंकि इसके अंदर टेबल ज़रूर बनती है, ठीक है। टेबल बना ली, कितने साइज़ की, मान लेते हैं n = 7 के लिए निकाल रहे हैं तो 8 साइज़ की टेबल बना लेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हटाते हैं, 7 तक हमारा बन गया। तो 0 और 1 तो बेस कंडीशन है, देखो 0 और 1 तो आपको खुद से फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने 0 और 1 फिल कर लिए। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि फिबोनाची ऑफ n = फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ये हो गया। तो यहाँ पे ये है। अब मान लो इस टेबल का नाम डीपी टेबल है, जनरली लोग डीपी टेबल ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसका कोड ही लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम dp ऑफ 0 = 0 रख लेंगे, dp ऑफ 1 = हम 1 रख लेंगे, ठीक है। ये हमने इनिशियलाइज़ कर लिया इसके बेस केस को। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर इंट i = 0 1 तो फिल है, 2 से फिल करना शुरू करेंगे, i लेस देन 7 तक करना है, लेस देन इक्वल टू n i ++, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स की टेंशन मत लेना क्योंकि ये जो एरे है ये n+1 साइज़ की है तो ये n तक जा सकता है, ठीक है। तो dp ऑफ i क्या हो जाएगा, dp ऑफ i क्या हो जाएगा बताओ, dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2, ये हो जाएगा, सही है। dp ऑफ i इज dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2। बंद कर देंगे अपना फॉर लूप और रिटर्न क्या करेंगे लास्ट में, मुझे ये बताओ। 7th नंबर पे क्या है वो रिटर्न करना है ना, तो रिटर्न कर देंगे dp ऑफ 7 मतलब dp ऑफ n, जो भी हमारी n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड टेबुलेशन, इसको टेबुलेशन बोलते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा रिकर्जन की तरह ही लगा होगा ये भी, बस इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिकर्जन की जगह यूज़ हो रहा है इसके अंदर फॉर लूप। जो काम लूप से कर सकते हैं वो काम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। तो इसमें लूप्स यूज़ होते हैं, उसमें रिकर्जन यूज़ होता है, इसमें टेबल बनती है, उसमें भी टेबल बनती है जब मेमोराइज़ करते हैं। कभी कभी इसमें हम हैश मैप के थ्रू मेमोराइज़ करेंगे। आपको इसे ड्राई रन करने की ज़रूरत है, देख लो एक बार। 0 1 तो पहले से ही फिल है, 2 से शुरू होगा तो 2 पे क्या होगा 1 + 0 वाला, तो 1 + 0 वाला 1 आ जाएगा। 3 पे क्या होगा 1 + 2, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 इज़ 13, ठीक है। तो dp ऑफ n को रिटर्न कर रहे हैं तो dp ऑफ 7, dp ऑफ 7 पे क्या है 13 एंड 13 इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो आपके पास dp करने के दो चॉइसेस है, रिकर्जन नहीं तो मेमोराइजेशन, सॉरी रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन या फिर टेबुलेशन। अगर आपको पहले रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन समझ नहीं आया था तो वो समझा देता हूँ। एक dp टेबल बना ली थी n साइज़ की, सॉरी n+1 साइज़ की, अपना रिकर्सिव कोड लिख दिया था, ठीक है। बेस कंडीशन n = 0 या फिर n = 1, तो रिटर्न कर दो n को, यही तो है बेस कंडीशन, ठीक है। यहाँ भी हमने 0 1 पहले से ही फिल करके रखा था, सेम ही चीज़ है अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो। और जो हमारी dp टेबल है dp ऑफ n = dp ऑफ n-1 प्लस dp ऑफ, सॉरी यहाँ पे dp नहीं आता,
यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे तो डी पी ऑफ एन आएगा, टेबल में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉल होगा, यहाँ पे कॉलिंग होगी, ठीक है, n-2, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे डी पी ऑफ एन को, ठीक है। नहीं तो आंसर में स्टोर करवा के भी सेम काम कर सकते हैं। अब इसको मेमोराइज़ करेंगे। मेमोराइज़ कैसे करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे इस डी वाले टेबल से। तो डी में स्टोर तो इसे हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बस एक बेस कंडीशन के जस्ट नीचे लिखेंगे, इफ़ डी पी ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 और -1, कुछ भी फिल करके पूछ सकते हैं हम इससे, तो नहीं है तो डी पी ऑफ एन को रिटर्न कर दो। क्यों, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस एन के लिए सब पे 0 है। अभी तो हमारी जो एरे है वो कम्प्लीटली सब में 0 होगा, जावा में बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर होता है। तो अगर 0 नहीं होगा तो मतलब इस एन के लिए, उस एन के लिए ये सब कॉल हो चुका है, तो हम उसे बार बार कॉल नहीं करेंगे ना, डी पी ऑफ एन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि रिकर्जन, मेमोराइजेशन और आपका टेबुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिकर्सिव ट्री कैसे बनती है ना। रिकर्जन और डीपी में क्या डिफरेंस है, डीपी का यूज़ क्या है, डीपी की ज़रूरत क्या है ना, और डीपी को कैसे यूज़ करते हैं, हाउ, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो डीपी से रिलेटेड, या आपको इस वीडियो में कोई सी भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो अब आते हैं डीपी के वेरिएशंस पे। तो डीपी के वेरिएशन में क्या आता है, सबसे पहले 01 नैपसेक आता है, अनबाउंडेड नैपसेक, LCS, LIS, स्टॉक डीपी, MCM, डीपी ऑन ग्रिड, डीपी ऑन ट्री, डीपी प्लस बिट मास्किंग और DigiDP। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि डीपी कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, डीपी में आपको क्वेश्चंस के वेरिएशंस मिलेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना है और फाइंड करना है कि वो इनमें से कौन से वेरिएंट का क्वेश्चन है या कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अदर्स का ऑप्शन भी आता है, कोई कोई क्वेश्चन डीपी के होते हैं बट वो इनमें से नहीं होते, ऐसा बहुत कम केसेस में होगा। तो सबसे पहले आते हैं 01 नैपसेक पे। यहाँ पे हर आइटम को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की चीज़ होती है, या तो इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड करो, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादातर करेंगे रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व, और ये मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल भी चुका हूँ। हमारा 01 नैपसेक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अनबाउंडेड नैपसेक अब हम शुरू करेंगे। अनबाउंडेड नैपसेक क्या होता है, इसमें जैसे हम कोई भी आइटम को इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं, एरे दिया होगा आइटम्स का, आप लोग इतना समझो, और इसमें आइटम्स का एरे दिया होगा, तो कोई भी आइटम हम कितनी बार भी ले सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम आते हैं आपके कॉइन चेंज हो गया, मिनिमम कॉइन हो गया, या फिर रॉड कटिंग प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ऐसे ही LCS होता है, LCS में भी काफ़ी सारे वेरिएंट है। LCS मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, सॉरी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में क्या आता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस अपने आप में एक क्वेश्चन है, उसको सीक्वेंस को प्रिंट करवाना, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग निकालना, उसको प्रिंट करवाना, है ना। ऐसे ही स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ऐसे ही काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम ये सारे कवर करेंगे LCS में। LIS में भी, LIS में हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना होता है। ये बहुत ईजी टाइप है और बहुत इंट्यूटिव टाइप है, इसको हम कंप्लीटली टेबुलेशन से सॉल्व करेंगे और रिकर्जन से भी सॉल्व कर लेंगे, बट आपको टेबुलेशन ज़्यादा पसंद आएगा इसमें। और स्टॉक डीपी क्या है, स्टॉक डीपी में हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस होती है हमारे ऊपर कि हम एक दिन में एक ही स्टॉक बाय कर सकते हैं एक बार में, या एक ही स्टॉक सेल कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही MCM होता है। MCM में क्या होता है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें ब्रैकेट्स को ऑर्डर में लगाना, या पार्टीशनिंग ऑफ एरे होती है इसके अंदर, ज़्यादातर केस में एरे को पार्टीशन करते हैं, है ना। इसको भी देखेंगे, अभी मैं इतना क्लियरली आपको ये सब नहीं समझा पाऊंगा, ये सब काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक्स हैं। फिर डीपी ऑन ग्रिड आता है, इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स टाइप सी होती है, आपको इसमें डीपी को यूज़ करना है, तो ये भी सीखेंगे। उसके बाद डीपी ऑन ट्रीज़ होता है, ट्रीज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को क्रिएट ज़रूर करते हैं, इसलिए हम इसके अंदर डीपी यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे हम डीपी ज़रूर यूज़ करेंगे। डीपी प्लस बिट मास्किंग, ये काफ़ी फास्ट ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है ना। ऐसे ही DigiDP, डीपी प्लस बिट मास्किंग का एक क्वेश्चन हमने लीड को डेली चैलेंज में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1900, ठीक है। और DigiDP काफ़ी रेयर है पूछना, बट DigiDP लीड कोड के कॉन्टेस्ट में आते रहते हैं, तो हम इसको भी कवर कर लेंगे, और बाकी अदर जो भी हैं उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो मेरी तरफ से ये था गाइज आपके लिए डीपी का फुल ब्रेकडाउन। आपको हर एक पैटर्न पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टार्ट विद नैपसेक एंड फिबोनाची टाइप क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डीपी वेरी वेल। डीपी करने का तरीका क्या है आप ये भी जान लीजिए। डीपी करने का तरीका है पेन एंड पेपर। अगर आपने डीपी को पेन एंड पेपर पे नहीं किया तो आप डीपी कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं लैपटॉप पे कम, या मतलब कोड वगैरह करके कम दिखाऊंगा आपको, पेन एंड पेपर पे डीपी ज़्यादा समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा।
आपको 1 से 2 क्वेश्चन डीपी के ड्राई रन करके भी ज़रूर देखने हैं, तब जाके आपकी वो हाई लेवल थिंकिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको ड्राई रन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप रिकर्जन पर फेथ करके आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आप फिर एंड बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, आपको डीपी में करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड देन जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ का। ग्राफ के भी बहुत क्वेश्चंस कंपनीज़ के ओए में पूछे जाते हैं, हम इसको भी कवर करेंगे एक बार जब हम डीपी सारा कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।